नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइट शुगर एंटरटेनमेंट में। आज के व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं दिल्ली से हैदराबाद, जिसकी दूरी है लगभग 1560 किलोमीटर। सुबह हम 6:30 बजे चले थे और दिल्ली क्रॉस करके अब हम पहुंच गए हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे या इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे लगभग 165 किलोमीटर लंबा है। इस पे बड़े अच्छे ग्रीनरी है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना था 2012 में। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, आप देख रहे होंगे। ये नोएडा के परी चौक से शुरू होता है और आगरा में कुबेरपुर में जाकर ख़त्म होता है। यहाँ से आप देखिए मथुरा 125 किलोमीटर रह गया। इस पे 3 टोल आएंगे। पहला जेवर टोल प्लाजा जो पहला टोल प्लाजा है, उसके बाद मथुरा टोल प्लाजा और आखिर में आगरा टोल प्लाजा आएगा। अभी हम थोड़ी देर में जेवर टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले हैं। जर्नी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। एक तो अपना फ्यूल और जो पानी है, फ्लूइड्स वगैरह सब गाड़ी में प्रॉपर होने चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आजकल जो फास्टैग है वो भी टॉप अप रहना चाहिए। अब ड्राइविंग के वक्त एक तो स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है और सभी रोड और साइंस भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिए गए हैं। जब भी ओवरटेक करना हो तो गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक करें। ड्राइविंग करते हुए सेल फोन यूज़ ना करें, बेहतर रहेगा। आप देखिए दोनों तरफ इतनी अच्छी ग्रीनरी है, प्लांटेशन बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो रोड है यहाँ की, ये सीमेंटेड बनाई गई थी जो एक्सप्रेस है। ये अब हम जेवर टोल प्लाजा पहुँच गए हैं। यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये चूँकि राइट साइड में गाड़ियाँ 2-3 खड़ी हुई हैं तो लग रहा है शायद टोल में कोई प्रॉब्लम है, बैरियर नहीं काम कर रहा होगा। तो अब हम लेफ़्ट साइड को दूसरे टोल से पार करेंगे। यहाँ हर एक टोल क्रॉस करते ही फूड प्लाजा है, रेस्ट जिसको रेस्टिंग एरिया भी बोलते हैं, रेस्ट एरिया। तो वहाँ पे आप अगर चाहें तो रुककर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे खाने के ढाबे भी हैं, ढाबा स्टाइल हैं और अच्छा रेस्टोरेंट भी है। तो आप यहाँ रुककर खा पी सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। क्योंकि अब ये चले हुए हमें बहुत थोड़ा ही टाइम हुआ है तो यहाँ रुकने का हमने सोचा नहीं, और जितनी जल्दी ये रास्ता क्रॉस कर लें अर्ली मॉर्निंग उतना बेहतर रहेगा, इसलिए हम चले जा रहे हैं, रोड पे रुके नहीं। इसके आगे अब एक मथुरा का टोल प्लाजा आएगा। तो मथुरा जाने वाले भी इस टोल प्लाजा से क्रॉस करके मथुरा के रास्ते में उतरते हैं। ये मथुरा टोल प्लाजा है। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, ये पूरे मथुरा में बहुत सारे भव्य मंदिर हैं और यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आता है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं वो गोविंद देव मंदिर, रंगजी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल भी यहाँ पर एक बनाया हुआ है। तो मथुरा जो है कृष्ण जी से जुड़े हुए इसमें बहुत सारे स्थान हैं, वो आप कभी अलग से जब जाना हो तो देख सकते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, क्योंकि जगह जगह हर जगह कैमरे नहीं हैं, तो ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टायर बस्ट के भी कई केसेस हो चुके हैं। तो सेफ्टी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ड्राइविंग के समय। राइट साइड में आगरा है। आगरा आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल के लिए मशहूर है, और ताजमहल जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, संगमरमर का बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद आगे रास्ता है, लेफ़्ट को कानपुर की तरफ चला जाता है और सीधा आगरा। तो अब हम सीधा आगरे की तरफ चलेंगे। आप रास्ते में साइन बोर्ड्स का ध्यान रखते हुए चलें, उनको गौर से देखें, क्योंकि अगर एक भी रास्ता मिस हो गया तो फिर आपको कई किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ेगा घूम के। तो साइन बोर्ड का ध्यान रखते हुए चलें। साइन बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से लगे हैं। अब हम इनर रिंग रोड से होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे। ये आगरा इनर रिंग रोड यहाँ से शुरू हो रहा है। आगरा इनर रिंग रोड पर चलेंगे तो सीधा आगरा चले जाएंगे, और आगे चल के लेफ़्ट साइड में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आएगा। हम वाया आगरा एक्सप्रेसवे जाएंगे। दिल्ली से आगरा का जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है लगभग। ये टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पार करेंगे। यहाँ पर 165 रुपये का टोल प्लाजा है। ये आगे चलेंगे तो देखिए थोड़ा, हर टोल प्लाजा के आगे आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये हाईवे पे मिलते ही हैं, अलग से डिजिग्नेटेड स्पेस होता है इनके लिए, जो हाईवे वाले अलाउड कर देते हैं। अब हम ये नगर रिंग रोड से होते हुए लेफ्ट साइड में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। वहाँ पे एक साइन बोर्ड आएगा। अब आगरा से नागपुर की दूरी 831 किलोमीटर है लगभग। तो यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और फिर वहाँ से जो नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए हैदराबाद की तरफ जाएंगे। ये दूर दिखा रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं। अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। लेफ़्ट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो हम लेफ़्ट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। राइट साइड में आगरा सिटी चला जाता है, उसको छोड़ देना है। अब हम लेफ़्ट में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर चलने वाले हैं, और ये हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल रहे हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लगभग 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। इस पर भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर है। ये गति सीमा कारों के लिए है, ट्रक्स वगैरह के लिए स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा, और ड्राइविंग का मज़ा आता है एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने में, लेकिन बशर्ते आप स्पीड लिमिट के अंदर ही चलें।
अब यहाँ पर हमने सोचा कि एक टी ब्रेक लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और कुछ स्नैक्स भी खाने का मन, भूख हल्की हल्की लगने लगी थी, तो स्नैक्स खाने का मन हुआ, तो यहाँ पर हम रुके इस पे। ये फूड प्लाजा एक इस हाईवे पे शुरुआत में एक्सप्रेसवे के बाद यही आता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे शुरू होने के थोड़ा टाइम बाद। और इस पे काफ़ी सारे छोटी छोटी शॉप्स हैं, हालांकि अभी फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है, काफ़ी दुकानें इसमें खाली पड़ी हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे हम अंदर, लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह है। ये हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं अपनी पार्किंग में, काफ़ी सारी यहाँ गाड़ी पार्क हैं और काफ़ी सारे लोकल लोग भी यहाँ पर अपना चाय वगैरह के लिए या कुछ नाश्ते वगैरह के लिए आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, काफ़ी डिफरेंट, और खाने के हिसाब से हमें लगा कि इसको खाने के हिसाब से रेटिंग सिर्फ 3.5 स्टार ही दिया जाए। अब हम यहाँ अंदर इसमें फूड प्लाजा के अंदर हैं, छोटे छोटे हैं फूड प्लाजा में शॉप्स, और ये आउटसाइड काफ़ी ग्रीनरी है, बाहर से अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। टी ब्रेक के बाद हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चले। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 296 किलोमीटर लंबा है। ये कुडरेल से शुरू होकर चित्रकूट तक जाता है। ये नया एक्सप्रेसवे बना है, बहुत ही सुंदर बना है। इस पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल ऐसा लगेगा आप अकेले जा रहे हैं, आपके लिए बना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल मिला के 296 किलोमीटर लंबा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसमें इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये इन सब डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। अब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये चित्रकूट टोल प्लाजा आया है, यहाँ से अब शुरू होगा। इसका फेयर 635 रुपये है। जो टोल है चित्रकूट पूरे एक्सप्रेसवे का, यहाँ से चित्रकूट तक, ये 635 रुपये है। अभी हम वेट कर रहे हैं धीरे से, आगे ट्रक ये निकल जाए उसके बाद निकलेंगे। ये अब हम टोल पार किया और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। अभी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी। छोटे छोटे कई ढाबे होंगे, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट इस रूट पर नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप इस रूट पर आएँ तो अपने खाने पीने का सामान सब साथ में रखें, रास्ते में खाते हुए चलें। मोस्टली ट्रक्स इस पे ज़्यादा हैं और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो कम मिलेंगी। वैसे ये बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना है, बिल्कुल लेटेस्ट एक्सप्रेसवे है। ये चित्रकूट, प्रयागराज, जालौन की तरफ जा रहा है रास्ता। तो चित्रकूट पे एंड होगा, उससे पहले प्रयागराज, जालौन, इन सब के रास्ते अलग अलग कट जाएंगे। ये जैसे झांसी और उरई की तरफ रास्ता कट गया है। इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग का अलग ही मज़ा आएगा आपको। गाड़ी स्पीड लिमिट चूँकि यहाँ भी 100 है, इसलिए गाड़ी स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं। आपका मन तो करेगा कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ चला लें, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाना।
ये अब लेफ्ट में झांसी की तरफ कट आ गया है और सीधा चित्रकूट की तरफ जा रहा है। ये हमीरपुर, बाएं को हमीरपुर की तरफ एक रास्ता जा रहा है। हमें सीधा चित्रकूट ही जाना है, तो हम इस हाईवे के ऊपर ही चलते रहेंगे। ये देखिए बांदा और रायबरेली का रास्ता भी यही है। दिल्ली से चित्रकूट 676 किलोमीटर है। ये साइड में हम देखें खेत है, यहाँ फसल अभी कटी हुई है। प्रयागराज 232 किलोमीटर यहाँ से, प्रयागराज का अलग रास्ता। कानपुर और कबरई के लिए रास्ता कट रहा है यहाँ से। ये लेफ्ट में कानपुर की तरफ और सीधे चित्रकूट। दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये सामने अगर आप देखें तो चित्रकूट की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। चित्रकूट धाम जो है ये बड़ा सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। और अब हम ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एंड का जो टोल प्लाजा उस पर पहुंच रहे हैं। तो वहां से यहाँ तक पूरा जो टोल है वो 635 रुपये का है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। और ये अब हम इसको क्रॉस करेंगे। अब इसके बाद ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा और हम बाएं को चित्रकूट की तरफ उतरेंगे। सामने बड़ी सुंदर पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ये हम एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हुए और ये नीचे अब देखिए यहाँ पर जो रोड है वो सिंगल रोड हो गई है। तो एक तो बड़ी सावधानी से यहाँ ड्राइव करना है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ पे। लोकल ट्रैफिक ज़्यादा है, गांव में छोटे छोटे गांव किनारों पर हैं, तो वहाँ बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी ड्राइव करनी है। ये चित्रकूट जो है उसमें स्वागत का बोर्ड लगा है, चित्रकूट शुरू हो गया है।
अब चित्रकूट जो है वो श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी और लक्ष्मण भ्राता के साथ अपने 11 वर्ष का वनवास यहीं पर काटा था। ये रोड सिंगल रोड है, आप देख रहे हैं। चित्रकूट का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जो श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ जो जितने भी पॉइंट हैं सभी को घूम के जाते हैं। इसमें जैसे कामदगिरी, रामघाट, जानकी कुंड, भरत मिलाप मंदिर, गणेश बाग, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, राम दर्शन, स्फटिक शिला, ये मुख्य स्थान यहाँ पर हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे, काफी वनस्पति हो गई है यहाँ पे। चित्रकूट स्वयं में ही एक वन की तरह है। अब हम ये राइट टर्न चित्रकूट जो मेन शहर कहें या जैसे भी यहाँ देखें, सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं है हालत इनकी अंदर से, और बहुत पतली सड़क है। कारण ये भी हो सकता है कि पहले से काफ़ी पुराना शहर बसा हुआ है और बीच में जो सड़कें हैं उन्हीं को डेवलप कर गया, तो उनके आगे बढ़ने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब आप ये यहाँ पर देखें, चित्रकूट को हम पास अंदर से निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं चित्रकूट को। यहाँ पे कादमगिरी है जो एक मेन वन्य पहाड़ी है, इसे मूल चित्रकूट माना जाता है। यहीं भरत मिलाप मंदिर स्थित है। तीर्थयात्री यहाँ भगवान कादमनाथ व भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करने के लिए कादमगिरी पहाड़ी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर चित्रकूट में रामघाट है। रामघाट वो जगह है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह घाट एक शांत तीर्थ स्थल है। चित्रकूट के प्रमुख घाटों में यह एक है। इसके बाद जानकी कुंड भी यहाँ है। रामघाट से 2 किलोमीटर दूर मंदाकिनी नदी के किनारे ही जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है जानकी जी यहाँ स्नान करती थी। ये भरतकूप आपने अभी देखा। भरतकूप जो है, भरतकूप गांव के निकट एक विशाल कुआं है। कहते हैं, माना जाता है कि भगवान राम के भाई भरत ने अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम को सम्मानित करने के लिए सभी पवित्र तीर्थों से जल एकत्र किया था। भरत मिलाप मंदिर आपने अभी देखा था, जो साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो माना जाता है भरत मिलाप मंदिर उस जगह को चिन्हित करता है जहाँ भरत अयोध्या के सिंहासन पर लौटने के लिए भगवान श्री राम को मनाने के लिए उनके वनवास के दौरान उनसे मिले थे। कहा जाता है चारों भाइयों का मिलन इतना मार्मिक था कि चित्रकूट की चट्टानें भी पिघल गई। भगवान राम और उनके भाइयों के इन चट्टानों पर छपे पैरों के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। हनुमान धारा भी यहीं पर है। यह एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित हनुमान मंदिर है। यह है हनुमान पहाड़ी, लक्ष्मण पहाड़ी से।
एक लक्ष्मण पहाड़ी है। यहाँ पर रोपवे है, जो रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं। चित्रकूट में ही गुप्त गोदावरी भी है। गुप्त गोदावरी जो है चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। और जो एक पुरानी कहावत है कि भगवान राम और लक्ष्मण अपने वनवास के कुछ समय के लिए यहाँ रहे। यहाँ 2 गुफाएं हैं, एक गुफा चौड़ी और ऊंची है, तो प्रवेश द्वार उसका संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। गुप्त गोदावरी एक गुफा के अंदर गुफा प्रणाली है जहाँ घुटने तक उच्च जल स्तर रहता है। यहीं पर सती अनुसुईया आश्रम भी है, राम दर्शन मंदिर भी यहाँ पर है और स्फटिक शिला भी चित्रकूट में ही है। स्फटिक शिला एक छोटी सी चट्टान है जो रामघाट से ऊपर की ओर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ माता सीता ने श्रृंगार किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह जगह है जहाँ भगवान इंद्र के बेटे जयंत एक कौवा के रूप में माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान में अभी भी राम के पैर की छाप है। ये इधर का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ और इसमें बहुत ही लेफ्ट और राइट बहुत सारे मोड़ हैं। देखिए छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से रास्ता है और हल्का हल्का जंगल आपको यहाँ नजर आएगा। तो यहाँ चूंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो थोड़ा सावधानी के साथ ड्राइविंग करें। अचानक मोड़ भी आ जाते हैं, सामने से गाड़ी भी आ जाती है, तो सावधानी के साथ ही ड्राइविंग करें। ये फॉरेस्ट है और यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट भी रास्ते में नज़र आएगी। शार्प टर्न्स हैं तो थोड़ा सावधानी से चलें। ये सब फॉरेस्ट एरिया है, जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट है। सड़कें बहुत उबड़ खाबड़ हैं यहाँ पर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक हम जितना अच्छी तरीके से जर्नी कर रहे थे, बड़ी स्मूथ जर्नी थी, उसके बाद ये सब एकदम उसका मज़ा थोड़ा किरकिरा नज़र आता है। ये स्पीड ब्रेकर है, बड़े आराम से हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही चल रहा है और यहाँ पर लोकल ट्रैफिक ज़्यादा है, लंबा ट्रैफिक बहुत कम है। आपको बहुत ही कम नज़र आएगा, लॉन्ग रूट की बसेस, लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आएंगी। छोटे छोटे अब चाय की दुकान और ऐसे छोटे ढाबे
नज़र आने शुरू हो गए हैं। चूँकि अब उत्तर प्रदेश से निकल के हम मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो आपको थोड़ा मध्य प्रदेश का अलग नज़र आएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नज़र आ रही है। देखिए सतना 41 किलोमीटर, चूँकि हमारा रूट वाया सतना ही है। गायें भी सड़क पर घूम रही हैं। मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि सड़कों के ऊपर गायें काफ़ी घूमती रहती हैं। जैसा लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं, वो सड़कों से होकर साइड में कहीं इधर उधर चरती रहती हैं, फिर वापस सड़क पे आ जाती हैं। ये मिडवे ट्रीट मझगांव है। इधर जो मध्य प्रदेश में मिडवे ट्रीट है, वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मोटल या रेस्टोरेंट। अब ये टोल प्लाजा आ गया है, 15 अड्डा का 60 रुपये यहाँ का टोल है। तो मैं बता रहा था, जो मध्य प्रदेश में हाईवेज के ऊपर जो मिडवे ट्रीट बनाए हुए हैं, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को चलाने के लिए दे दी हैं। तो कुछ तो बड़े अच्छे प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं, और काफ़ी जगह बिल्कुल दयनीय स्थिति में लगते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्री है। ये देखिए पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन ट्रक का है। बिल्कुल काला बादल, इतना बड़ा गुबार काले धुएं का छोड़ता हुआ जा रहा है। ये टोल प्लाजा खेरवासानी 125 रुपया टोल है। ये टोल प्लाजा पार करके अब हम NH30 से चल रहे हैं। चित्रकूट से नागपुर तक वाया NH30 और NH34। ये हमने टोल पार कर लिया और नेशनल हाईवे 30 पर चल रहे हैं। खेरवासनी जो भी अभी हमने पार किया है। मध्य प्रदेश में थोड़ा हरियाली मिलेगी। अब सड़क के दोनों तरफ एग्रीकल्चर लैंड, खेती। पीछे देखिए, ये एक प्लेटू एरिया है एक्चुअली। तो ये छोटी छोटी हिल्स हैं, ये पूरा दक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट है।
के साइड में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनके बीच से गुजरते हुए रास्ते। इस रास्ते को आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच में रास्ता। ट्रैफिक कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, आपको स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही स्पीड से आप चले जाएंगे ड्राइव करते हुए। ये देखिए छोटे छोटे गांव। यहाँ पर गांव बहुत लगभग 100 घर तो मुश्किल से ही होंगे, 50 से 100 के बीच में घर के गांव हैं। और एक और मैंने देखा यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम, बड़ा अच्छा पानी का सिस्टम है। लोगों ने ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया है खेती के लिए और बड़ी अच्छी खेती कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मध्य प्रदेश में हाईवे के किनारों पे आपको चाय के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो वो तो नहीं, लेकिन मीडियम क्वालिटी के आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आपको चाय अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और है कि यहाँ आपको हनुमान मंदिर बहुत मिलेंगे। सड़क के किनारे जगह जगह हनुमान जी के मंदिर छोटे छोटे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ लोगों में मैंने देखा हेलमेट पहनने का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं है। लोग बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनेंगे सब। बहुत रिस्क है हाईवे के ऊपर, तो कम से कम हेलमेट पहन के चलना चाहिए इन लोगों को। शायद ही मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं। बाइक्स के ऊपर सब ऐसे ही मिलेंगे। ये सब छोटे छोटे गांव, ये मंदिर, ये देखिए साइड में पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश में हरियाली काफ़ी है, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है, बारिश भी यहाँ पे अच्छी होती है, तो काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे है। ये देखिए जितने भी स्कूटर बाइक वाले हैं, कोई हेलमेट नहीं पहने मिलेगा आपको। हाईवे साफ़ सुथरे अच्छे हाईवे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से रास्ता। ये सिवनी, इंग्लिश में सियोनी लेकिन हिंदी में सिवनी इसको लिखते हैं। सिवनी और लखनादौन हमारा यही रास्ता रहेगा, सिवनी और लखनादौन वाला। दूर दूर तक हाईवे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सीधी सड़क।
ये थोड़ा सा बीच बीच में फॉरेस्ट एरिया आ जाते हैं यहाँ पर। अब शाम का समय हो चुका है। अब ये टोल प्लाजा आ रहा है सामने। ये भोरी पार टोल प्लाजा है और 165 रुपये का टोल यहाँ पर है। ये भोरी पार टोल प्लाजा जबलपुर के आगे चल के आता है, जबलपुर पीछे रह जाता है। जबलपुर को हम बाईपास से निकल जाते हैं, अदरवाइज अगर शहर में जाना हो तो आपको करीब 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा शहर में जाने के लगेंगे। ये हाईवे बाहर ये देखिए, शाम के समय सूरज कितना सुंदर लग रहा है। हमें चूँकि जबलपुर में से पहले कहीं भी कोई हाईवे के ऊपर अच्छा ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट नहीं मिला था, तो हमने जबलपुर सिटी के अंदर जाके लंच किया था। तो उसमें हमारा करीब आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया था, लेकिन फिर भी लंच अच्छा था। जबलपुर सिटी में तो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये खवासा टोल प्लाजा, 110 रुपये यहाँ पर टोल है। अब खवासा यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। खवासा के बाद महाराष्ट्र शुरू है टोल प्लाजा से। अब हम नागपुर की ओर चल रहे हैं। ये रिजर्व फॉरेस्ट है। साइड में देखिए साउंड बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि जंगली जानवरों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। साइड में फॉरेस्ट की एंट्री पॉइंट्स भी मिलेंगे रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। ये काफ़ी लंबा रिजर्व फॉरेस्ट है। ये तारसा जगह आ गया महाराष्ट्र का। तारसा ये ठीक ठाक सिटी है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा कस्बे से थोड़ा बड़ा है। ये देखिए काफ़ी रौनक है। साइड में ढाबा, पेट्रोल पंप, काफ़ी सारे यहाँ पर पेट्रोल पंप है, ढाबे भी हैं। ट्रक वगैरह अक्सर यहाँ पर रुक के काफ़ी खाना वाने के लिए रुकते हैं। चूँकि हम तारसा के अंदर से जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम है, रात का समय भी हो चुका है। अब हम ये नागपुर पहुंच गए हैं, द प्राइड होटल नागपुर। यहाँ हमारा स्टे था। रात भर के स्टे के बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम नागपुर से फिर निकल पड़े हैं। ये नागपुर शहर जो कि नागपुर संतरों के लिए मशहूर है। ये ऊपर मेट्रो और नीचे रोड है। देखिए फ्लाईओवर का उड़ान पुल लिखा हुआ है, पहाड़ी उड़ान पुल। नागपुर से अगर आप सुबह चल रहे हैं तो नाश्ता या तो अपने होटल से करके चलें, होटल से करके चलेंगे तो बेहतर है। अदरवाइज रास्ते में आपको अर्ली मॉर्निंग कहीं भी कोई भी रोड साइड ढाबे खुले नहीं मिलेंगे। यहाँ पर नॉर्मली रात को देर तक ढाबे खुलते हैं और सुबह फिर देर से खुलते हैं।
तो सिटी के अंदर अगर आपको कहीं मिल जाए तो वहीं से नाश्ता करके चलें। अब हम ये हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, नागपुर से निकल के हाईवे पर चढ़ रहे हैं। लेफ्ट में नागपुर सिटी और सीधा रास्ता हैदराबाद के लिए गया हाईवे की तरफ। ये नागपुर लेफ्ट में हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, राइट में कुछ इंडस्ट्रियल शेड है। ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। They are waiting for their turn to the industries। या कुछ हाईवे पे ढाबों के लिए भी खड़े हैं। हाईवेज और या सड़कें जितनी भी कहें इस रीजन में बड़ी अच्छी सड़कें हैं, साफ सुथरी हैं। वेल मेंटेन। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, ढाबा जिनको बोलते हैं। नागपुर बाईपास का टोल प्लाजा 160 रुपया यहाँ का टोल है। यहाँ पे एक छोटा सा बस रेस्टोरेंट जिसमें जो यहाँ का क्लासिकल नाश्ता होता है सुबह, पोहा भी रेसे वाला पोहा जो बोलते हैं, तरी वाला पोहा, तरी पोहा बोलते हैं, वो यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा आपको। तो ये टोल पार करके अब हाईवे पर ट्रक्स काफ़ी हैं इस रूट पे, तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें क्योंकि कभी कभी अचानक ये सीधा हैदराबाद 449 किलोमीटर, कन्याकुमारी 1554 किलोमीटर। ये श्रीनगर कन्याकुमारी नेशनल हाईवे NH44 जो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। ट्रक्स का जब भी ओवरटेक करें केयरफुली करें। देखिए वही छोटी छोटी पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में आप देखें तो मध्य प्रदेश से एक थोड़ा अलग खेती का तरीका, रहन सहन, खान पान सब एक अलग हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दो स्टेट्स अगर साथ साथ मिल रही हैं तो वहाँ पे कुछ मिला जुला कल्चर होगा, लेकिन नहीं, एकदम डिफरेंट नज़र आ जाता है।
देखिए बड़ा सुंदर रास्ता, ग्रीनरी। जब आप हाईवेज पर ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग को एंजॉय करें, ऐसी कोई जल्दबाजी या उतावलापन ना दिखाएं, सेफली ड्राइव करें। देखिए अब छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से रास्ता निकल के जाएगा। ट्रक्स इतने हैं तो ओवरटेक सेफली, कोई जल्दबाजी नहीं। पीपलवाड़ा टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ का 105 रुपये टोल है। अब पीपलवाड़ा के बाद ये अब तेलंगाना में जाएंगे, तेलंगाना स्टेट शुरू हो जाएगा। ये बारिश यहाँ पे आ गई थी। ये और भी खूबसूरत जगह है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये एक से एक सुंदर दृश्य या सीनरी जो कहें वो नज़र आएंगी। इतनी ग्रीनरी, दोनों पहाड़ियों के बीच से रास्ता, ट्रैफिक कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, तो ड्राइव करने में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। छोटे छोटे ढाबे आपको उन पर ट्रक खड़े हुए मिलेंगे। वैसे नॉर्मली अगर ये बारिश हो रही है तो बारिश में हमेशा ध्यान रखें आपके वाइपर ब्लेड्स सही से हों, उसमें बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हों, तो चेक करके ही चलिए। और नॉर्मली साल में एक बार तो वाइपर ब्लेड्स चेंज ही कर देने चाहिए, स्पेशली रेनी सीजन में हमेशा चेंज करने चाहिए वाइपर ब्लेड्स। बीच बीच में बारिश तेज हो रही है। कभी धीमी कभी तेज। हमेशा वाइपर ब्लेड चेक करें और जो वॉशर फ्लूइड है, पानी जो उसमें, उसको भी चेक करके फुल रखें। देखिए ऐसे बहुत सुंदर रास्ता है। हैदराबाद 246 किलोमीटर। यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज हो गई है अब।
एग्रीकल्चर लैंड, दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ। मौसम फिर साफ हो गया थोड़ा। बादल हैं लेकिन बारिश वाले नहीं हैं अभी। आगे चल के फिर बारिश आ सकती है क्योंकि पूरे रास्ते बारिश आ रही है, जा रही है। सोलर लाइट्स लगी हुई हैं सेंटर में। अगर देखें तो इस तरफ ट्रक्स ज़्यादा हैं और ट्रैफिक में कार काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। कई बार ट्रक चल रहे हो तो बीच से ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये चट्टानें देखिए, ये बड़ी टिपिकल सी चट्टानें, इनको वोल्केनिक फ्लो रॉक्स बोला जाता है। ये प्राइमरीली बैलिस्टिक लावा फ्लोज है और इसका मेन जो एग्जांपल्स हैं वो महाराष्ट्र इंक्लूडिंग पुणे, नासिक, नागपुर और वेस्टर्न घाट्स पे ये इस तरीके की चट्टानें भी नज़र आएंगी आपको। मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू, गुजरात में कच्छ एंड काठियावाड़ में ये नज़र आएंगे और कर्नाटका और तेलंगाना में भी ये वोल्केनिक फ्लो रॉक्स आपको नज़र आएंगी। देखने में बड़ी सुंदर लगती है, जैसे पत्थर काट के और बीच से मिट्टी उनकी साफ कर दी गई है। इंडलवाई टोल प्लाजा, यहाँ 90 रुपये का टोल है। अभी हम तेलंगाना में चल रहे हैं। ये टोल पार किया और फिर अपनी स्पीड हम पकड़ रहे हैं। बारिश में थोड़ा सावधानी से ड्राइव करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी ब्रेक्स का कम लगना या स्किड होना, ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए गाड़ी सावधानी से ड्राइव करें। अब ये बिगनूर टोल प्लाजा आ गया है, 95 रुपीज़ यहाँ का टोल है। अब ये लेफ्ट में हम मुंबई साइड में चल देंगे, मुंबई की तरफ जो हाईवे है, और यहाँ से इस हाईवे से होते हुए हम फिर हैदराबाद में ORR जो आउटर रिंग रोड है वहाँ होते हुए हैदराबाद पहुँचेंगे।
ये नानक राम गुडा है। अब हम ORR को पार करते हुए सीधे एंड में नानक राम गुडा टोल प्लाजा पे पहुँच गए हैं, जो हैदराबाद का एंट्री पॉइंट है। ये चार मीनार हैदराबाद, जो कि हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ की खूबसूरती देखते बनती है। आप यहाँ की नाइट लाइफ डे पूरा एंजॉय करें। इस सफ़र की कहानी यहीं तक। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक और रोमांचक जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।